नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के 3 नंबर वाले VVI सब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 21 मार्च को होने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 12 आर्ट्स के प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे उल्लेख करें। यानी कि किन साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था एक आपका नगरीय सभ्यता था, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, यह निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है। पहला जो पॉइंट है आपका कि इस संस्कृति में नगरों में सड़कों का निर्माण किया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और चौराहों का निर्माण करती थी। यानी कि यहाँ पे जो सड़कें बनाई गई थी वो आपका काफ़ी ज़्यादा सीधा होता था और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता था और चौराहों का निर्माण करता था। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका कि मकान का विन्यास जालों के समान है। यानी कि यहाँ पे जो मकान मिले हुए हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका जालों के समान है और इन मकानों में आपका आराम की सारी व्यवस्थाएं थी। मकान पक्की ईंटों के थे, यानी कि यहाँ पे जो मकान बनाए गए थे इसमें सारी आराम की व्यवस्थाएं थी और जो मकान बनाए गए थे वो आपका पक्की ईंटों के बनाए गए थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका कि नगरों के गंदे पानी को निकालने के लिए पक्की ढकी नालियों का व्यवस्था की गई थी। यानी कि वहाँ शहर के गंदे पानी को निकालने के लिए जो नालियाँ बनाई गई थी वो आपका पक्की थी और ढकी हुई थी। ठीक है, अगर आप लोग भी आज के शहर में जाइएगा ना तो यहाँ पे आपकी ढकी नालियाँ नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन सोचिए आज से लगभग 4000-5000 साल पहले जो आपका सभ्यता एग्जिस्ट करता था वहाँ पे जो नालियाँ बनाई गई थी वो आपका ढकी हुई थी। सोचिए कितना ज़्यादा विकसित था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कि अनेक घरों में स्नान आदि के लिए कुएं मिले हैं। यानी कि वहाँ पे अधिकतर जो घर थे वहाँ पे स्नान आदि पानी के लिए क्या मिले हैं, कुएं की व्यवस्था की गई थी, कुएं मिले हुए। उसके बाद आपका पांचवा पॉइंट है कि विशेष अवसरों के लिए सार्वजनिक स्नानागार बनाए गए थे। यानी कि कुछ खास पर्व हो त्यौहार होता था, विशेष अवसर होते थे तो वहाँ पे क्या किए जाते थे, सार्वजनिक स्नानागार बनाए गए थे जो कि वहाँ से मिले हुए। तो इन साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था वो आपका एक शहरी सभ्यता था। देखिए क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट बताया है, 3 नंबर में पूछे तो 3 से 4 पॉइंट लिखिएगा और 5 नंबर में पूछे तो 5 पॉइंट लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। यानी कि गुप्त काल के बारे में इतिहास के कौन कौन से स्रोतों से जानकारी मिलती है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए गुप्त काल के इतिहास के स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है आपका साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब ये हुआ कि उस समय के विद्वानों के द्वारा जो भी किताबें लिखी गई थी उससे जो जानकारी मिलती है उसी को कहा जाता है आपका साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपका विशाखा दत्त ने जो आपका देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस लिखा था, जो आपका गुप्तों के उदय के बारे में विवरण प्रदान करता है, इससे जानकारी मिलती है। और चीनी यात्री फाहियान के द्वारा छोड़े गए सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पांडुलिपि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आई था, इससे भी जानकारियां मिलती है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट आपका शिलालेख। शिलालेख में आपका महरौली लोह स्तंभ शिलालेख कहा जाता है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख कहा जाता है। देखिए वही लिखा हुआ है आपका कि महरौली लोह स्तंभ शिलालेख, इसमें चंद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखी गई है। और जो आपका इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है इसमें समुद्रगुप्त की व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों का वर्णन है। इससे भी आपका क्या मिलता है, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद तीसरा है सिक्कों के द्वारा। देखिए उस समय के जो सिक्के जारी किए गए थे कि सिक्कों के द्वारा गुप्त काल की किंवदंतियां यानी कि उपलब्धियां तथा आंकड़े उकेरे गए थे। ये सिक्के सोने के होते थे जो कि गुप्तों के द्वारा दिए गए उपाधियों और बलिदानों के बारे में जानकारी देता है। तो इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको लिखना है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। 5 नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जो जैन धर्म का त्रिरत्न है ये महावीर स्वामी के द्वारा संसारिक कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए दिया गया था। ये त्रिरत्न में आपका क्या क्या आता है, तो साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन, साम्यक आचरण आता है। तो इसी सब के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए त्रिरत्न महावीर स्वामी ने
कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्नों को अपनाने पर बल दिया था। ये निम्न है। पहला जो रत्न है आपका वो क्या है? साम्यक ज्ञान। साम्यक ज्ञान का मतलब हुआ सच्चा और पूर्ण ज्ञान। क्या हुआ? सच्चा और पूर्ण ज्ञान का ही होना ही क्या कहलाता है? आपका साम्यक ज्ञान कहलाता है। उसके बाद है साम्यक दर्शन। साम्यक दर्शन का मतलब हुआ सत्य में विश्वास एवं अथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा को ही क्या कहा जाता है? आपका साम्यक दर्शन कहा जाता है। यही आपका साम्यक दर्शन है। उसके बाद तीसरा था आपका साम्यक आचरण। साम्यक आचरण का मतलब क्या हुआ? सच्चा आचरण, यानी कि जो आपका चरित्र है ये सच्चा चारित्रिक होना चाहिए एवं सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव ही साम्यक आचरण है। इसी को साम्यक आचरण कहा जाता है। तो इतना आप लोग लिखिएगा, 3 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे? तो इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो दोनों का आंसर एक ही हुआ। देखिए कि 1917 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चंपारण के किसानों की समस्या को लेकर के स्थानीय स्तर पर जो आंदोलन किया गया था उसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। शायद आप लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर्स में भी पढ़ा होगा कि राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी क्या हुए थे? चंपारण आए थे और वहाँ पे जो किसानों की समस्या थी नील की खेती को लेकर के, उसके जो समस्या के समाधान को लेकर के जो आंदोलन किया गया था उसी को चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसी में आगे लिखा गया है कि चंपारण के राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। दूसरा पॉइंट है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे बगान मालिक, गोरे बगान का मालिक का मतलब हुआ कि जो अंग्रेज बगान मालिक थे उन्होंने क्या किया था? किसानों से एक अनुबंधन यानी कि एक एग्रीमेंट करवा लिया था जिसके अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कटिया पद्धति भी कहा जाता था। यानी कि मतलब 20 डिसमिल अगर किसान की ज़मीन है उसमें से 3 डिसमिल ज़मीन में क्या करना पड़ता था? उसे नील की खेती करना पड़ता था। और आप लोग जानते होंगे कि नील की खेती करने से क्या होता था? ज़मीन आपका जल्द ही बंजर भूमि में बदल जाता था। ठीक है, तो इसी के समस्या को लेकर के राजकुमार शुक्ला कहाँ पे गए थे? शायद लखनऊ गए थे गांधी जी को बुलाने के लिए। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में, और गांधी जी को बुला करके लाते हैं और क्या करते हैं? यहाँ पे गांधी जी आंदोलन करते हैं। ठीक है, किसान इस अनुबंधन से मुक्त होना चाहते थे। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने समस्याओं को सुना व सही पाया। गांधी जी से चंपारण छोड़ने की बात कही गई, यानी कि इसे अंग्रेजों के द्वारा धमकी दिया गया कि आप चंपारण छोड़ दीजिए, लेकिन सत्याग्रही के यानी कि सत्याग्रही आंदोलनकर्ता के सम्मान के रूप में उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया कि हम अब चंपारण अभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, गांधी जी के प्रयासों से सरकार ने चंपारण के किसानों की जांच हेतु एक आयोग नियुक्त किया। अंत में गांधी जी की विजय हुई। आयोग ने 3 कटिया पद्धति समाप्त कर दिया और अंग्रेजों को अवैध वसूली का 25% वापस करना पड़ा, यानी कि वो जितना वसूली करते थे उसका 25% हिस्सा वापस करना पड़ा। यह गांधी जी का सफल सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा, हो सकता है आसानी से आप लोग लिख पाएंगे, क्योंकि अगर आप क्लास 12 के जो इंग्लिश कोर्स में जो आपका इंडिको चैप्टर है उसको पढ़ेंगे तो आसानी से लिख लेंगे। क्या ये क्वेश्चन फिक्स बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछने जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर में जैक बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो इस बार भी आने की इसमें प्रबल संभावना है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि अलबरूनी के वर्ण व्यवस्था संबंधित विचारों पर प्रकाश डालिए। यानी कि अलबरूनी ने अपने पुस्तक में भारत की जातीय व्यवस्था पर क्या क्या विचार दिए हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, भारतीय जातीय व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए अलबरूनी बताते हैं कि हिंदू पुस्तकों के अनुसार ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जो आपका ब्रह्मा भगवान है इसके सिर से आपका ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति हुई है। से क्षेत्रीय, यहाँ पे कुछ छूट गया है। छूटा ये है कि आपका ब्रह्मा के आपका जो कंधा है और हाथ है इससे आपका क्षेत्रीय की उत्पत्ति हुआ है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो आपका जांग है, जांग से आपका विषया और पैर से आपका क्षुद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। क्षुद्रों के पश्चात आपका अंत्यज लोग हैं जो नाना प्रकार की सेवा कार्य करते हैं, यानी कि जो कई प्रकार के कार्य करते हैं, जिनकी 8 जातियां हैं। 8 जातियां में ये 8 जातियां आपका धुनिया, मोची, मादरी, टोकरी और ढाल बनाने वाले, नाविक, मछली पकड़ने वाले, आखेट करने वाले एवं जुले, ये आपके 8 जातियां जो आपके आपका क्षुद्र के बाद आते हैं।
चंडालों, चंडालों की गणना किसी भी वर्ण एवं जाति में नहीं किया जाता है। उनका व्यवसाय गांव की सफाई, परिभूति मेले, कर्म करना है। चंडालों का जो आपका जो है बच्चों, ये आपका जन्म, इसका जो जन्म है आपका क्षुद्र पिता और ब्राह्मण माता से व्यभिचार से हुआ है। यानी कि इसके जो पिता थे चंडाल के, उसके जो पिता थे वो क्षुद्र जाति से थे और आपका माता था वो ब्राह्मण जाति था। इस वजह से वे पतित एवं निष्कासित एवं अपवित्र मानते हैं। ये आपका जो विचार है भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में, ये लिखा है आपका किसने, अल बरूनी ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए आज हम लोग 5 ही क्वेश्चन को करते हैं। 5 ही क्वेश्चन आपका टाइप किया गया था। अगले वीडियो में हम लोग और भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो से आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 2 वीडियो और आएगा 3-3 नंबर का क्वेश्चन का, उसके बाद 5-5 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आएगा। आगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, और ये वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। पहले क्वेश्चन को टाइप करना पड़ता है, फिर क्वेश्चन को अच्छा से फिर एक बार समझना पड़ता है, फिर आपको कुछ समझाता हूँ। और ये समझाने में, वीडियो बनाने में कम से कम आपका 1 से 1.5 घंटा लगता है सिर्फ वीडियो बनाने में। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।